रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, दो तरीके से होता है, एक न्यूरल कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल। बोलो समझ आ रहा है? अब न्यूरल कंट्रोल जो होता है ना, सीधी सी बात है, वो ब्रेन से रिलेटेड है। हाँ, तो इसमें आएगा आपका मेडुला, अभी बताया आप लोगों को, और दूसरा पॉन्स, दूसरा पॉन्स। ठीक है, तो जो मेडुला होता है, मेडुला जो है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन, पॉन्स, हैंड 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 ब्रेन। समझ आया बात? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये तीन जो ब्रेन के पार्ट होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। बस समझना है आपने, हाँ, लिखना लिखना नहीं है अभी। तो मेडुला इज अ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब रिदम का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जैसे एक होता है ना, ता थई तत थई, ता थई तत, कभी सुने वैसा? ये क्या एक रिदम है? ऐसे तो ऐसे 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 डांस, एक रिदम होता है, मतलब कोई एक चीज बार बार रिपीट हो रहा है एक ही तरीके से। तो आप जब सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, वो एक ही पैटर्न होता है। सांस ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ये क्या एक रिदम है। तो ये रिदम को मेंटेन करता है हमेशा मेडुला। समझ आ गया बात? है ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एक पर्टिकुलर तरीके से जो होता है। समझ आया बात? इसीलिए ब्रीथिंग रेट जो रहता है वो जनरली कांस्टेंट होता है, एक पर्सन का ना, सबका नहीं, थोड़ा वेरिएशन होता है 12 से 16। तो एक पर्टिकुलर एज में एक पर्टिकुलर पर्सन का ब्रीथिंग रेट जनरली कांस्टेंट रहता है। मतलब 1 मिनट में किसी का 14 बार अगर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का 15 बार हो रहा होगा 1 मिनट में, है ना। अब उसको हार्ट रेट से मत गिन देना, सर वो तो 72 होता है, तो रेस्पिरेशन 15 कैसे, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, बच्चे लोगों का जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट कम होते जाता है। जैसे छोटे बच्चे लोगों का देखोगे, जो एकदम छोटे छोटे अभी नया नया पैदा हुए हैं, जो एकदम फ्रेश जो बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, मतलब जो एकदम नए जो बच्चे रहते हैं, उसको जब आप देखोगे ना, तो अगर कोई एकदम नहीं जानता है और पकड़ लिया उसके बाद, ये क्या हो गया इसको, मतलब साला मेरे को देखते ही डर गया क्या, ऐसा सोचोगे। बस बहुत ज्यादा जाता है, 25-30 तक चले जाता है, 35 तक चले जाता है। और हार्ट रेट सुनोगे तो वो तो 110, 120, 130 रहता है हार्ट रेट। अगर आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का 70-72 है, उसका हार्ट रेट अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो आप तो डर के छोड़ दोगे, नहीं भैया रहने दे, मेरे देख के डर गया है ये बच्चा। हार्ट रेट एकदम बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी एकदम बढ़ता नहीं है, बढ़ा हुआ रहता है बच्चे जब पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट उस समय बहुत हाई रहती है। छोटे बच्चे लोगों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, फास्ट होती है, जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। बच्चे लोग एकदम गर्म रहते हैं, अगर देखोगे तो उनको गर्मी ज़्यादा लगती है छोटे बच्चों को। ठीक है, ऐसा उड़ाओ तो कंबल उम्बल फेंक देगा, मतलब सर हमको रात भर टेंशन होता है, हम उसको कंबल उड़ाते रहते हैं। फिर ऐसा ऐसे किए, कई बार तो हमारा भी कंबल निकाल के फेंक देंगे, तुम भी छोड़ो। हम कुड़कुड़ा रहा है रात को, वो आराम से अच्छा लग रहा है भाई, इतना ठंड तो ठीक है, मेरा बेटा ऐसे ही करता है। ठीक है, छोटे बच्चे लोग बहुत गर्मी लगती है लोगों को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होती है, हार्ट रेट फास्ट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आप लोगों का, जैसे हार्ट रेट अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो गया, अभी 14, 15, 12, 13 ऐसा, धीरे धीरे वो 13 हो जाता है, 12 हो जाता है। एकदम जो 80-85 साल के अगर बुजुर्ग देखोगे, एकदम सोए हुए हैं, ऐसे अचानक से हाथ रख दिए, पता ही नहीं चलेगा भाई सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे। दादाजी बहुत एकदम स्लो हो जाता है, सांस भी ऐसा ऐसे, हम लोग का तो फिर भी नाक से थोड़ा सा एयर बाहर निकला पता चला, उनका तो एकदम स्लो, है ना, ज्यादा मूवमेंट नहीं, हम लोग का स्लो, ये हो रहा है उनका एकदम स्लो,
रेस्पिरेटरी रेट। समझ आ रहा बात? क्यों? दादाजी लोग 85-90 साल में रेस्पिरेटरी रेट कम, हाँ क्यों कम हुई है? तो अच्छा, तो मेरा भी कम हो गया फिर, उम्र ज़्यादा हो गया सर आपका, कम होगा मेटाबॉल। क्या होता है ना, बॉडी का ग्रोथ कम हो जाता है, जितने हॉर्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सब, उन सब का सिक्रेशन कम होने लग जाता है, जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, तो हार्मोन का सिक्रेशन धीरे धीरे कम होगा। अब जाना है ना, तो एकदम से स्टॉप तो नहीं हो सकता कोई चीज, धीरे धीरे ही होगा। समझ आ गया? तो ये समझ आ गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पॉन्स इज अ निमोटैक्सिक सेंटर, निमोटैक्सिक सेंटर, पॉन्स इज अ निमोटैक्सिक सेंटर। निमोटैक्सिक जो रहता है, या फिर इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोलेंगे, है ना, स्विच ऑफ सेंटर। स्विच ऑफ मतलब ऐसा नहीं कि सांस रोक देगा, इंस्पिरेशन को स्टॉप करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंस्पिरेशन स्टार्टिंग पॉइंट है, इंस्पिरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, इंस्पिरेशन लिए 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 रोक दो, ये स्टॉप है ना, ये स्टार्ट है 0, ये स्टॉप है, ये करीब करीब 2 सेकंड चलता है, करीब करीब इंस्पिरेशन 2 सेकंड चलता है। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। फिर 2 सेकंड के आसपास क्या होगा, ये स्टॉप कर दिया जाएगा। ये जो स्टॉपिंग पॉइंट होता है वो पॉन्स के द्वारा क्रिएट करता है। स्टॉपिंग पॉइंट मतलब बस हो गया, अब सांस छोड़ो। बस मतलब हम ब्रीथिंग के लिए क्या कर रहे हैं भैया, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल जा रहा है, यहां से जा रहा है, इस सिग्नल को बंद करने का काम पॉन्स का रहता है। नहीं तो सांस लेते जा रहे हैं, फट जाएगा भैया। तो एक जगह होना चाहिए जहां पर हम स्टॉपिंग पॉइंट लगाएंगे। तो ये जो कंट्रोल होता है वो पॉन्स के हाथ में होता है। समझ आया? इसलिए इसको निमोटैक्सिक बोलते हैं। ठीक है, जो इंस्पिरेशन को रोकने वाला एक सेंटर है। इससे क्या होता है कि अगर पॉन्स ने सिग्नल ज्यादा दिया, अच्छा मुझे बताओ कि 2 सेकंड के लिए गया और 3 सेकंड के लिए एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन 2 सेकंड के लिए हुआ और एक्सपायरेशन 3 सेकंड के लिए हुआ। ठीक है, ये 3 सेकंड के लिए टोटल कितना हुआ, 5 सेकंड का एक ब्रीथिंग, तो 1 मिनट में कितना होगा, 60/5 कितना होगा, 12 पंचे 60, तो कितना हुआ, 12 हुआ। एक एवरेज बता रहा हूँ एडल्ट का, हमेशा एडल्ट का बोलते हैं ना, ऐसे नहीं सर मेरा कितना होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अब कोई 12 साल का बच्चा मेरा कितना, अरे भाई सबका तो ना गिनते रहोगे, एक एवरेज की बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं। समझ आ रहा बात? ठीक है, वाह सर वाह। तो एवरेज एडल्ट का होता है, ठीक 12, तो 12 आ गया ना रेस्पिरेशन। चलो, अब मैं अगर पॉन्स के सिग्नल को इंक्रीज कर दूं, मतलब पॉन्स जो है वो अपना सिग्नल बढ़ गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ हेलो हेलो, एक पर्टिकुलर टाइम पे हेलो 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 हेलो, बार बार जल्दी जल्दी में चालू कर रहा हूँ, तो पॉन्स का अगर सिग्नल बढ़ गया तो ये बताएगी, हाथ उठाओ, हाँ हाँ देखो हाथ उठाया, ये बताएगी अब, हाँ वो हाँ। तो पॉन्स का सिग्नल अगर बढ़ गया तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? देखो पॉन्स सिग्नल देगा तो जल्दी ब्रीथ इन रुकेगा, भाई ये एक 2 सेकंड बाद दिया, अगर ये 1.5 सेकंड बाद देगा तो यहां पर रुक जाएगा। तो 1 मिनट में जो ब्रीथिंग रेट है, एवरेज ब्रीथिंग रेट पर मिनट, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा आफ्टर इंक्रीज्ड सिग्नल ऑफ पॉन्स? ब्रीथिंग रेट पर मिनट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आयुषी, हाँ, नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर बेटा, ऐसे बताओ। नीचे, आपके हिसाब से? आपके हिसाब से बेटा नीचे होगा, आपके हिसाब से? नहीं समझ आया? पॉन्स क्या कर रहा है, 2 सेकंड बाद इंस्पायरेशन को बंद कर दे रहा है, उसका सिग्नल 2 सेकंड बाद आया। अगर पॉन्स का सिग्नल जल्दी आएगा, मान के चलो कि 1.5 सेकंड में आ गया,
तो ये जल्दी बंद कर रहा है, तो अगर जल्दी कब बंद करेगा, जब उसका सिग्नल जल्दी आएगा। तो पॉन्स का सिग्नल अगर जल्दी जल्दी आएगा तो ब्रीथिंग रेट कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताएगी। कोई कम बोला है, कोई ज्यादा बोला है, आपके हिसाब से क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोलो बेटा। डेविड, डेविड, पुराने जमाने में डेविड नाम बहुत फेमस। डेविड, बोलो ना, ज्यादा हो। लास्ट, ऐसे या ऐसे? ऐसे। आप बोलो, लास्ट बेंच बढ़ेगा या इन कम होगा? हाँ, कम होगा, बढ़ेगा। देखो, ये टेबल है, यहां से यहां मैं 2 सेकंड में जा रहा हूं, ठीक। 3 सेकंड में मैं वापस आ रहा हूं, ठीक। 5 सेकंड में मैंने एक सर्कल कंप्लीट किया। बोलो, समझ आया इतना? अब मैं 1.5 सेकंड में जा रहा हूं और 2 सेकंड में वापस आ रहा हूं, या 1.5 सेकंड में वापस आ रहा हूं, ऐसा मान लो। 1.5 सेकंड में मैंने वापस आया, तो कितना सेकंड में मैंने सर्कल कंप्लीट किया? 3 सेकंड में। 3 सेकंड में मैंने एक सर्कल कंप्लीट किया, तो 1 मिनट में मैंने कितना सर्कल किया? 20 होगा। लेकिन अगर मैं 2 सेकंड में जा रहा था और 3 सेकंड में आ रहा था, टोटल एक सर्कल मैंने 5 सेकंड में कंप्लीट किया, तो 12 सर्कल किया। तो मैंने कितना किसमें ज्यादा सर्कल किया? जब कम जाऊंगा और जल्दी आऊंगा, तो मेरा जो सर्कल, मतलब जाने और आने का जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया, जिससे कि मेरा सर्कल कंप्लीशन ज्यादा हुआ। तो अगर 5 सेकंड में नॉर्मली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो रहा है, तो ब्रीथिंग रेट कितना था भैया? 12 था, ठीक है। कैसे? एक ब्रीथिंग 5 सेकंड का था, तो 60 सेकंड में 12 हो जाएगा। गणित कमजोर है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक ब्रीथिंग जो है 1.5 सेकंड और 2 सेकंड में होगा, मतलब 2.5 सेकंड में हो गया, सॉरी 3.5 होगा क्या? 3.5 सेकंड में हो रहा है। 1.5 सेकंड और 2 सेकंड, मतलब जाने का 1.5 सेकंड, आने का, है ना? समझ आ गया बात, है ना? 3.5 सेकंड होगा, तो 60 सेकंड में कितना ब्रीथिंग होगा? एवरेज लगाओ। 6 6 12 6 3 18, 18 से थोड़ा सा कम होगा, कितना? 18 के आसपास, 17 के आसपास होगा। हाँ, 17। वो तो एवरेज अपन लगा रहे हैं, किराना दुकान वाले स्टाइल में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 17 हुआ। पहले कितना था ब्रीथिंग रेट? 12। अभी ब्रीथिंग रेट 17 हो जाएगा। तो पॉन्स का सिग्नल बढ़ने से ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। कैसे? 1 मिनट में नॉर्मल हम लोग ना, ये नॉर्मल है। अब पॉन्स जल्दी जल्दी सिग्नल देगा तो इंस्पिरेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो ब्रीथिंग रेट बढ़ा। समझ आ गया बात? तो इसको स्विच ऑफ पॉइंट बोलते हैं, निमोटेक्सिक सेंटर बोलते हैं। दे कैन अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। समझ आया? दे कैन अल्टर रेस्पिरेटरी रेट। क्लियर हो गया बात? तो अब क्या होगा, जो मेडुला होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसी के नियर में एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। कीमो सेंसिटिव एरिया इन ब्रेन, कीमो सेंसिटिव एरिया होता है एक ब्रेन में। समझ आया बात? दैट इज, ये केमिकल कंट्रोल होगा कीमो रिसेप्टार्स के थ्रू। कीमो रिसेप्टार्स, जैसा लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है ना। तो कीमो सेंसिटिव जो एरिया होता है वो केमिकल्स को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो कौन सा केमिकल है, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में मैं एक चीज बताया है, जिसको मैं अभी पूछूंगा आप लोगों से कि पिछले क्लास में कौन कौन नहीं आया था? क्यों नहीं आती हो? बाढ़ बाढ़ आ गया था क्या? मनाली का बाढ़ रायपुर में आ गया था, तो
बाढ़ आ गया था क्या? बाढ़ वाढ़ तो नहीं आया था ना? तो फिर आ, चलो बताओ। हाँ, हमारा जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे, कि हाइड्रोजन आयन पे? हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, मेनली जो हमारा ब्रीथिंग होता है कम या ज़्यादा होना, वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे, कि हाइड्रोजन आयन पे? हमारा जो ब्रेन है वो मेनली ये किस पे डिपेंडेंसी रहती है हमारे ब्रेन की या हमारी बॉडी के? कार्बन डाइऑक्साइड पे। ऑक्सीजन कम है या ज़्यादा है इसको डिटेक्ट करता है या नहीं करता है हमारा बॉडी या ब्रेन? बताया हमें पिछले क्लास में। बताओ। हाइड्रोजन आयन। पढ़े नहीं पढ़े हो? ईमानदारी से बताओ, पढ़े हो? किस पे डिपेंडेंसी होता है? किस पे डिपेंडेंसी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड पे। CO2। तो CO2 होगा तो H+ भी तो बनेगा। तो हाँ, तो CO2 और H+ दोनों पे डिपेंडेंट होता है। ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। ऑक्सीजन कम है ज़्यादा है ये डिटेक्ट नहीं कर सकता हमारी बॉडी। क्या डिटेक्ट करता है? ओनली CO2 और H+ आयन को ही डिटेक्ट करता है। ऑक्सीजन जो रहता है वो कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता हमारी बॉडी में, ये याद रखना। समझ आ रहा बात? ब्रीथिंग कंट्रोल करने के लिए या फिर ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है, ये डिटेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन से पता करता है बॉडी, ऑक्सीजन से नहीं। क्योंकि ऑक्सीजन तो रहता ही है यार, वो तो हीमोग्लोबिन से अटैच ही है। तो बॉडी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम है देखा जाए तो बॉडी में ऑक्सीजन के मुकाबले, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को ही देखता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। समझ आ रहा बात? ठीक है, चलिए देखते हैं। और वैसे भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रीली सिर्फ 3% होता है, प्लाज्मा मेडिसोल। बाकी तो सब हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर अगर है, दैट इज आरबीसी के अंदर अगर ऑक्सीजन है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेगा बॉडी? ठीक है, चलिए। तो कीमोरिसेप्टर्स इन द ब्रेन ये क्या करता है? डिटेक्ट CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन। समझ आया बगैर? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा न्यूरल कंट्रोल, मतलब ब्रेन का ये पार्ट और मेडुला के पास में ही कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कि ऐसा कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया बात इतना? देन आते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल इज मीडिएटेड बाय कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स सीधी सी बात है, कौन से केमिकल? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में, नॉट ब्रेन, ब्रेन का मैंने बता दिया, बॉडी में हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो दो जगह होता है, एक आयोटिक आर्च और दूसरा कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस में कैरोटिड बॉडी होता है और कैरोटिड साइनस होता कहां पर है? कैरोटिड आर्टरी में। अब ये कैरोटिड आर्टरी क्या होता है? आर्टरी, हाँ, दैट सप्लाई ब्लड टू ब्रेन। हार्ट वाला जो रहता है वो कोरोनरी होता है, कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट को जो सप्लाई करता है। कैरोटिड आर्टरी क्या होता है? जो ब्रेन को सप्लाई करता है। कैरोटिड आर्टरी CID में देखे होंगे। दया, ये तो गया, देखे हो ऐसा करता है ना? ठीक है, यहाँ नहीं करते हैं ज्यादातर, ये हार्ट से दूर है। यहाँ जो है पल्स ज्यादातर नहीं देखते क्योंकि ये हार्ट से काफी दूर है ना, देखो कितना है, 1 मीटर से थोड़ा सा कम है। ये हार्ट है, ये आयोटिक आर्च है, ये कैरोटिड आर्टरी। ये देखो एक बीता, कैरोटिड आर्टरी एक बीता दूर है। यहाँ से निकला, जहाँ मेरा थंब है, कैरोटिड आर्च से निकलता है एक कैरोटिड आर्टरी, ये दिख रहा है। यहाँ से सीधा ऐसे जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट, दो ब्रांच निकलता है। कैरोटिड आर्टरी निकलती है, बाइफरकेट होता है, ऐसे निकला,
ऐसे बना, एक इधर से एक इधर से, एक राइट सप्लाई हुआ ब्रेन को, एक लेफ्ट ब्रेन को जाएगा, मतलब लेफ्ट पार्ट में जाएगा। समझ आ गया बात? तो ये किधर से होता है, किधर से होता है, कहीं से भी आप लोग ऐसा टच करके देख सकते हो, ऐसा नहीं कि लेफ्ट से ही करना। देखो यहाँ पर बीच में नहीं दबाना ना, ये दिख रहा है, ये एक मसल होगा, ये मसल और ट्रैकिया इन दोनों के बीच में, यहाँ पर मैंडिबल के जस्ट थोड़ा सा नीचे, एकदम भारी स्पीड, मतलब बहुत ज्यादा पल्सेटिंग है, हो रहा है। बहुत जोर से मत दबा देना ना, ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो उतना पल्सेटिंग नहीं है, यहाँ का पल्स काफी ब्रॉड है, यहाँ का पल्स नैरो है। समझ आ रहा बात? लेकिन ज्यादातर क्या है, डॉक्टर्स कहाँ दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं। अब ऐसे सुना गला पकड़ लेगा कोई डॉक्टर, ऐसे आपको अच्छा सुना लगेगा। समझ आ रहा बात? मेल है तो ठीक है, फीमेल है तो कई लोग तो हाथ ही पकड़ लिए, साला 1 मिनट तक क्यों पकड़ा है हाथ को, ठीक नहीं है डॉक्टर। और गला यहाँ पकड़े तब तो और दिक्कत हो जाएगी, है। प्लस यहाँ दबाना पड़ता है ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। और यहाँ पर क्या है, हल्का सा भी टच करके देखे तो वो पल्स मिल जाता है, समझ आ जाता है। क्या हुआ, दोनों साइड से दबा रहे हो क्या इसका? ब्रेन में ना ब्लड ही नहीं जाने देंगे। तो ब्रेन को जो सप्लाई करता है दैट आर्टरी इज कैरोटिड आर्टरी। समझ आया बात? कैरोटिड आर्टरी में क्या लगा के रखा है, एक रिसेप्टर। मतलब ब्रेन इतना शातिर है, अपने पास आने वाले ब्लड को वो आने से पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। अगर ब्रेन के पास जो ब्लड जा रहा है, जाने से पहले ही ब्रेन को मालूम होता है कि मेरे पास जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है। समझ आया? कैसे? अब यहां पर कैरोटिड आर्टरी में वो रिसेप्टर लगा के रखा है, उससे पहले वो आयोटिक आर्च में लगा के रखा है। आयोटिक आर्च क्या होता है भैया? अरे जो एयोटा होता है ना, उसके आर्च को आयोटिक आर्च बोलते हैं। तो एक रिसेप्टर यही शुरू में ही लगा दिया कि ब्लड जो निकल रहा है हार्ट से, वो ऑक्सीजनेट, ज्यादा ऑक्सीजन है या कम ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है या कम है। समझ आ गया बात इतना? ठीक है। उसके बाद यहां से फिर ऐसा ब्रांच निकलेगा, दैट इज लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी। अब यहां पर भी वो रिसेप्टर लगा के रखा है। तो सबसे ज्यादा जो मेन होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा डिटेक्ट करता है, वो कैरोटिड बॉडी होता है, कैरोटिड साइनस होता है। समझ आया? वो सबसे ज्यादा डिटेक्ट करता है। क्यों? सीसीटीवी कैमरा घर के सराउंडिंग में ज्यादा होगा, कोई लगाओगे, या मोहल्ले के जो गली जिस रास्ते से कोई आ रहा है वहां, आप अपने घर के सराउंडिंग में लगाओगे ना, तो इसीलिए ब्रेन क्या करता है, उसके पास जो आ रहा है आर्टरी, उसमें वो ज्यादा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर लगा के रखता है। और ये होता है, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है, क्योंकि ये तो जनरल बॉडी के लिए जा रहा है, बाकी बॉडी से क्या मतलब, मरे हमको क्या करना, मेरे पास जो आ रहा है वो सही होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो यहां से भी सिग्नल ब्रेन में जाएगा और यहां से भी सिग्नल ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में कहा जाएगा? इधर जाएगा। समझ आ गया बात? ठीक है। तो आयोटिक आर्च में रिसेप्टर होगा, कैरोटिड साइनस में तो मेन रिसेप्टर होता है जो बल्क में डिटेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन। समझ आ गया बात? जैसे ही ये सिग्नल रिसीव करता है, जैसे ही ये डिटेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को ज्यादा, ये फट से सिग्नल ब्रेन को भेजता है। तो ये ब्लड जा रहा है ब्रेन में, तो भैया ब्लड जो जा रहा है वो तो बहुत स्लो जा रहा है, और न्यूरल सिग्नल तो बहुत फास्ट होगा, तो फट से पहुंच जाता है। और ब्रेन अपने पास जो ब्लड आ रहा है, अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो डिटेक्ट कर लिया, तो अब ये क्या करेगा, वो न्यूरल सिग्नल भेजेगा, मतलब ब्रेन में ये जो ब्रेन में जो सिग्नल जाएगा वो न्यूरल कंट्रोल के थ्रू मेडुला और पॉन्स से ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा। तो ये सिग्नल जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन से घूम के वो बहुत सारे पाथवे होते हैं, अब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जो पाथवे होता है वो वहां से होते हुए इन दोनों के पास जाएगा, जिससे कि रेस्पिरेटरी रिथम एंड पॉन्स का जो एक्टिविटी है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे फिर, ये जो मसल्स है हमारे, उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा, जिससे कि ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। समझ आ गया बात? इतना इजी है दोनों। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो ये कीमोरिसेप्टर्स, दे कैन डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड
एंड H प्लस आयंस। हो गया? कोई डाउट है? डिसऑर्डर्स है ना? अभी लिखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो इसमें कुछ है नहीं यार, मतलब जो एनसीईआरटी में ना लाइन टू लाइन आता है, ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। क्या है पहला, क्या है? अब अस्थमा तो मालूम है आप लोगों को, इट इज़ अ क्रोनिक एलर्जिक डिसऑर्डर। क्रोनिक एलर्जी समझते हैं? क्रोनिक डिसीज क्या होता है? जो लंबे समय तक चलता है। एक्यूट डिसीज क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म के लिए जो डिसीज होता है उसको एक्यूट बोलते हैं। क्रोनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए डिसीज होता है उसको क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, तो इट इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा? देखो जैसे ब्रोंकाई है ना, यहां से देख लेते हैं। से ये ब्रोंकाई है, तो ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है ना। ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन जो रहता है लीड्स टू स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन में होता क्या है, कैसे होता है? जैसे ये ब्लड है बेटा, यहाँ पर कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल है, तो उस फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से रिमूव करने के लिए बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स होता है। इन्फ्लामेशन इज अ टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होगा कि जो डब्ल्यूबीसीज है वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, और जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो अपना काम चालू करेगा, लाइक बेसोफिल्स वगैरह देखोगे, है ना। तो होगा ये कि इस ब्लड में वाटर है, प्लाज्मा में वाटर है ना। तो क्या होगा कि जैसे फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर है, तो बेटा अब डब्ल्यूबीसी को बाहर जाना है, तो डब्ल्यूबीसी बाहर आसानी से तो नहीं जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इस ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। डायलेट करने से जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो होगा या फास्ट होगा बेटा? ब्लड का फ्लो स्लो होगा या फास्ट होगा? यहाँ के मुकाबले यहाँ का जो ब्लड का फ्लो क्या होगा? स्लो होगा। क्यों? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो कम होने से जो वाटर है उसका लीकेज होता है, और डब्ल्यूबीसी भी बाहर आएंगे, डब्ल्यूबीसी भी बाहर आएंगे जब ऐसा प्रोसेस होगा। तो समझ आ गया बात? इस फॉरेन पार्टिकल को खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए, तो इस चक्कर में वाटर लीकेज हो गया पूरा बाहर। अब बहुत सारा पानी अगर ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पर क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये सेम प्रोसेस। अब ये क्या मैंने क्या बताया? इट इज एलर्जिक रिएक्शन। ठंड से एलर्जी हो गया, डस्ट से एलर्जी हो गया, अस्थमा का कोई भी कारण हो सकता है, पॉलन ग्रैंड कुछ भी। अस्थमा जो रहता है एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है। तो एलर्जिक रिएक्शन इज ड्यू टू एलर्जेंट, एंड एलर्जेंट इज अ फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल, केमिकल भी हो सकता है ना। तो उसके चक्कर में क्या होगा? यहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा स्वेलिंग हो जाएगा तो क्या होगा? क्या हो रहा है? ब्रोंकाई का जो ल्यूमन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, नैरो हो रहा है। अब देखो नैरो हो रहा है,
और नैरो हो जाएगा धीरे धीरे, अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो धीरे धीरे और नैरो हो रहा है। अब अगर नॉर्मल एरिया से एयर जा रहा था, अब उसको आप नैरो करोगे तो ऐसा सीटी बजता है। जब सांस लेते हैं तो भैया एयर नहीं जा पा रहा है लंग्स में, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन कमी होगी तो ब्रेन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा ताकि हम तेजी से सांस लें, और हमको मालूम रहेगा तो सेरिब्रम भी क्या करेगा, ऐसा। तो देखो ये ऐसा वीजिंग आता है, वीजिंग साउंड। भाई सीटी भी कैसे बजता है, वो देखो, देखो बजा रही है सीटी। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने बजाया है, मैं देख लिया हूँ, मेरी आंखें बहुत तेज है, हाँ, कान भी बहुत तेज है। ऐसा बजता है सीटी, मेरे को तो नहीं आता, थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो ये क्यों हो रहा है, एक नैरो एरिया से तेजी से एयर फ्लो कर रहे हैं तो सीटी बजता है। तो सेम विजिंग साउंड ऐसा आता है, फिल्मों में दिखाता है ना, फिल्मों में दिखाता है ना, सलमान खान का जो दबंग पिक्चर देखे होगे, उसकी मदर का डेथ कैसे होता है, और जो वो है विलन है, क्या नाम है, दबंग पिक्चर नहीं देखे आप लोग, रील्स से बाहर निकलो, कम से कम पिक्चर देखो यार, रील्स देखते रहते हो, पिक्चर तो देखो, इतना दबंग बस, इतना बढ़िया पिक्चर। वो सोनू सूद रहता है ना, सोनू सूद क्या करता है, वो उसका जो मदर का जो उसका पंप रहता है अस्थमा, उसको एक लात मार देता है, जा मार, तो बेचारी वो अस्थमा में, अब अस्थमा के कारण ही उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी नहीं करता वो, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो अब वो जो पंप होता है वो क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, और ब्रोंकाई को डायलेट करता है, समझ आ रहा, ब्रोंको डायलेटर होता है, उसमें केमिकल होता है, और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। यहाँ ब्लड वेसल डायलेट हो गया इसलिए पानी निकल रहा है, तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि पानी ना निकले, और दूसरा इसको ब्रोंकाई को डायलेट करने वाला भी केमिकल देना, तो वो अस्थमा में वो होता है, साल्ब्यूटामॉल वगैरह देखेंगे, चलो छोड़। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये क्लोज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, दबंग पिक्चर की जो मदर है, ऐसा ऐसा ऐसा, गए, समाप्त। समझ आ गया बात। तो इसमें क्या होता है, व्हीजिंग साउंड, कॉन्सेप्ट समझ आया। ये क्रॉनिक मतलब एक बार जो बीमारी हो गई तो लंबे समय तक चलता है, कई लोगों का ठीक भी हो जाता है, कई लोगों का जिंदगी भर चलता रहता है, ठीक है। देन दूसरा क्या देखेंगे, एम्फाइसीमा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, किसके कारण होता है ये, सिगरेट पीने वाले लोग हाथ उठाओ। अरे एग्जांपल देके बताऊंगा ना आप लोगों का, किसी का हाथ नहीं उठा, बॉयस, मैं बता सकता हूँ देख के कौन कौन सिगरेट पीता है। तो मेरे को पता चल जाता है। देखो क्या क्या बोल रहा है वो, चोर की दाढ़ी में तिनका, सुने हो कहावत, मूर्छ नहीं, डेविड नहीं, डेविड नहीं, नहीं उसके बगल वाला नहीं है, उसके पीछे वाला है, उसके पीछे के पीछे वाला है, उसके भी पीछे वाला है। चलो, तो एम्फाइसीमा इज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। इससे क्या होगा बेटा, एल्वेलार वॉल डैमेज होगा। क्यों डैमेज होगा भाई, आप गरम गरम लोगे, पूरा का पूरा धुआं है, अब कई लोग थोड़ा सा है ना, देखते हो ना, अब इतना गरम गरम जा रहा है तो क्या होगा बेटा, पूरा जो ब्रोंकाई है उसकी वॉल्स डैमेज होंगी, ट्रेकिया का वॉल डैमेज होगा, अब उसको पूरा कंटिन्यू, मजा आ गया, तो ये पूरा अंदर तक जा रहा है एल्वेलाई। तो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं इसमें, मतलब हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि एल्वेलाई तक जाएगा और उसको डैमेज करेगा, समझ आ रहा है ना। ऐसे मेरे से एक जन पूछ देता है, मतलब एक स्कूल बैच का एक बच्चा पूछा था, बहुत दिन हो गया, सर ये हुक्का पीने से भी होता है क्या, और सर बिना तंबाकू वाला, तो मैं बोला हाँ, तो उसका मुंह बन गया, मैं समझ गया जरूर हुक्का मारता होगा ये, ठीक है। हुक्का हुक्का पीते हैं ना, देखो
डस्ट इज डस्ट, केमिकल इज केमिकल। धुआं है तो उसमें डस्ट पार्टिकल तो है भाई, वरना वो एयर जैसा ट्रांसपेरेंट होता। कुछ उसमें है डस्ट पार्टिकल, तभी तो वो धुआं के रूप में दिख रहा है ना। तो नहीं पीना है बेटा। हाँ, गर्ल्स गर्ल्स लोगों का बहुत शौक रहता है ना हुक्का का। लड़के ये सब कौन सीधा वाला है, लड़के लोग सब टेंशन नहीं पालते। हुक्का महंगा भी आता है, कितने का आता है? और कई लोग से मन में आ रहा होगा ना, मैं बताती हूँ रुको। इतने का आएगा। चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देन तीसरा क्या है? ऑक्यूपेशनल। ये बेचारे जो हैं वो काम करते करते बीमार होते हैं, और बाकी ये तो बेटा अपने शौक से बीमार होते हैं। शौक से कैंसर लेंगे, शौक से। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो वही कोयला खदान हो गया, गिट्टी खदान हो गया, जो धूल मट्टी वाले में रहते हैं, तो वो धूल मिट्टी में क्या होता है, बार बार वो जो डस्ट पार्टिकल है, मैंने बताया था आपको, वो फिल्टर भी करता है हमारा रेस्पिरेटरी जो पाथवे है, कंडक्टिंग जोन है, उसका एक फंक्शन जो है वो फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना, एयर को फिल्टर करना भी एक एक फंक्शन में है। ठीक है। अब बेटा आप एकदम धूल में ही खड़े हैं, है ना, यहाँ धूल निकल रहा है, उसी को ही सांस लेना है, और फॉरेन में तो कम से कम मास्क वास्क पहन के, है ना, हेड में वो हेलमेट और ग्लव्स पहन के काम करते हैं। यहाँ के मजदूर जो है वो तो एकदम सन्नी देओल है, कातिया ये मजदूर का हाल हो यार, और मजदूर का नाक, मजदूर की बॉडी वैसा। तो कुछ नहीं, सब ऐसे ही चलता है। बहुत ज्यादा हुआ तो गमछा लपेट लिए, समझ आ रहा बात। फिर उसके बाद निकाले, फिर जिधर धूल है उधर से भी फिर लपेट लिए, कहाँ पता चलता है। तो इससे एक चीज क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो एल्विलाई में जाएगा, या हमारे ब्रोंकियल ट्री में जाएगा। तो जब ब्रोंकियल ट्री और एल्विलाई में पहुंचता है, मतलब एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री में जब पहुंचेगा, तो वो वहां से निकल नहीं पाता है। मैंने आपको बताया कि फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में जाता है तो म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके फिर सीलिया के थ्रू वो म्यूकस बाहर निकलेगा, बताया था मैंने आप लोगों को। लेकिन अब एकदम ही अंदर घुस गया है एल्विलाई तक, तो वो कहाँ से निकल पाएगा। तो एल्विलाई में जब जाता है, एल्विलाई में जब डस्ट पार्टिकल चला गया, अब हमारा जो बॉडी है बेटा किसी भी फॉरेन पार्टिकल को नहीं रखता, उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। इसको ऐसे समझो जैसे आपके स्किन के नीचे मैंने कोई कॉटन को डाल दिया, एक कॉटन छोटा सा ऐसे रोल करके स्किन के अंदर, स्किन को मैंने काटा, उस स्किन को मैंने थोड़ा सा खोला, फेशिया के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया और ऊपर से सील दिया, तो स्टिच लगा दी, सील दिया वर्ड अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो स्टिच लगा दी। अब ये जो है एक फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, बायो कंपेटेबल नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको रिजेक्ट करेगी। तो उसको उस पर बार बार जैसे डालूंगा ना, कुछ समय बाद स्वेलिंग हो जाएगी। क्यों? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को भगाने के लिए इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, तो यहाँ पर स्वेलिंग आएगी, बार बार इम्यून सिस्टम जाएगा। अब WBC तो ना कॉटन को उठा के बाहर फेंक देगा, तो बॉडी जब बार बार इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करता है, ठीक है, और उसे जब कोई फायदा नहीं होता, तो बॉडी समझ जाती है साला इस जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं, तो बॉडी एक सेकेंड मैकेनिज्म चालू करता है जिसको रिमूव नहीं करते, दैट इज नोन एज फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल है इसके चारों तरफ फाइबर्स की लेयर बनाना चालू कर देता है। ये जो फाइब्रोसिस से क्या होगा, फाइबर्स किसने बनाया, जो बॉडी ने बनाया। टिश्यूज जो होते हैं ना हमारे, टिश्यूज के ग्राउंड सब्सटेंस में एक सेल भी होता है फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइबर्स का सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो जो आसपास के टिश्यूज हैं हमारे, वो उनमें उससे एक फाइबर्स का एक सिक्रेशन होता है। ये फाइबर क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल को पूरा कवर कर देता है। ये फाइबर किसने बनाया, हमारी बॉडी ने बनाया। किसका सिक्रेशन है, हमारी बॉडी का सिक्रेशन। तो WBC और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस फाइबर्स को पहचानता है, तो उस पर अटैक तो ना करेगा, तो इसलिए अटैक करना बंद कर देता है। लेकिन क्या हो गया, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस जो रहता है वो लगभग लगभग परमानेंट होता है, सालों तक नहीं जाता। इससे क्या हुआ, पहले एल्वुलार वॉल कितना था, इतना था, अब कितना रह गया, इतना रह गया।
तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कम हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कम होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहेगी, बॉडी वीक हो जाएगी, समझ आया बात, लेथार्जी रहेगी, और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। सबसे अच्छा इम्यून सिस्टम इसलिए जो होता है ना बेटा, ज़्यादा ऑक्सीजन वाले के पास होगा, समझ आ रहा है। ऑक्सीजन अच्छा होगा तो इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है, इसलिए पहाड़ी लोग जो रहते हैं ना ज़्यादातर मजबूत होते हैं इम्यून सिस्टम से। देखना आप, पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा कोरोना से नहीं मरे। आरबीसी काउंट ज़्यादा होगा हिल एरिया में, समझ आया बात, ठीक है। तो ये एक कारण है। कोविड में क्या हुआ था, वायरस यहीं पर अटैक करता है, तो इन्फ्लामेटरी बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, एक समय के बाद क्या होगा, लंग्स में फाइब्रोसिस। कई लोगों का लंग्स 50% डैमेज हो चुका है ड्यू टू फाइब्रोसिस, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम, जिससे कि उनका लंग्स की कैपेसिटी 50% रह गई। समझ आ गया बात, ऐसा हुआ है कोविड में बहुत ज्यादा। चलो हटा दो इसको। और सिलिकोसिस वगैरह भी यही बेटा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बहुत सारे सिलिका पार्टिकल अंदर घुस गया, बहुत सारा है ना। हो गया क्या, कुछ बचा है, लिखेंगे एक और लिखेंगे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ब्रैकेट में COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। लिखेंगे, इट इज अ जनरल टर्म फॉर, इट इज अ जनरल टर्म फॉर, इट इज अ जनरल टर्म फॉर several lung diseases, it is a general term for several lung diseases that includes, that includes, that includes chronic bronchitis, chronic bronchitis, emphysema and chronic asthma. एंड क्रोनिक अस्थमा, हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, द टू प्राइमरी कॉजेज ऑफ COPD आर, द टू प्राइमरी कॉजेज ऑफ COPD आर, the two primary causes of COPD are cigarette smoking, cigarette smoking and alpha 1 antitrypsin deficiency, alpha 1 antitrypsin and alpha 1 antitrypsin deficiency, alpha 1 antitrypsin deficiency। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस, आइटिस वर्ड कहीं भी आएगा दैट इज वो इन्फ्लामेशन के लिए आता है, स्वेलिंग नहीं बोलेंगे, इन्फ्लामेशन, ठीक है। आइटिस वर्ड कभी भी आएगा वो इन्फ्लामेशन को बताता है, तो आइटिस इज फॉर इन्फ्लामेशन, एंड इन्फ्लामेशन किसका हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई का जो इन्फ्लामेशन होता है वो मोस्ट कॉमन है किसमें, सिगरेट स्मोकिंग वालों में, खांसते रहते हैं। एक समय के बाद आपने जैसे गाँव वाँव में जाओगे ना, तो 70-80 साल 85 साल के जो बाबा लोग रहते हैं अपने घर के बाहर बैठे रहते हैं, तो घर के बाहर ऐसा बनाया रहता है ना, नाली के ऊपर ऐसा चौरा टाइप का कुछ बोलते हैं बैठने के लिए, मस्त शाम को निकलते हैं गांव में, 2-4 बाबा लोग एक साथ बैठते हैं, मस्त फूकते रहते हैं और मस्त खांसते रहते हैं मस्त खांसते रहते हैं और मस्त बीड़ी पीते रहते हैं, एकदम मस्त लाइफ जीते हैं, रिलैक्स मोड, साथ में रहते हैं
है ना। लेकिन एक चीज अच्छा है उनमें, अपना बीड़ी शेयर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि माहौल देना का, हाँ अपन ला ले एक ठाने मोर कर ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद फिर निकालेगा दिए, ए ले बीड़ी का वो आता है ना, गुच्छा आता है बीड़ी का, मस्त से निकालो, मस्त दबाए बढ़िया, आराम से बैठे हैं रात होते तक। फिर अंदर से आवाज आता है, बाबू खाना खा ले, अंदर चलो चलो खाना खाना, खाना खाने का टाइम हो गया, वहां से खाते हैं 9 बजे तक सो जाते हैं। कितनी बढ़िया लाइफ है। और यहाँ पर बेचारा अकेले फूक रहे हैं, शहर में अकेले फूक रहे हैं बाबा लोग, होता है ना। अरे मतलब जो दादा नाना जो है अकेले फूक रहे हैं बेचारे। तो थोड़ा दोस्ती यारी होनी चाहिए, आप लोग भी दोस्ती यारी ऐसा होना चाहिए, चार चार पांच लोगों, ठीक है, बुढ़ापे में काम आएगा फूकने में। वैसे फूकने वालों की ना दोस्ती अच्छी हो जाती है, जो नशा वालों की दोस्ती सबसे अच्छी जल्दी होती है। अच्छा ये भी है क्या, मेरे टाइप है भाई यार। चल नेक्स्ट लिखेंगे इसमें कुछ एक दो पॉइंट। एंटीट्रिप्सिन वो एक प्रकार का एंजाइम होता है। डिपोजिशन नहीं बेटा, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो हीटिंग हो रही ना, गरम गरम धुआं ले रहा है। अब कई लोग, एक जन ऐसी मेरे को बोलता है, सर अगर सिर्फ हवा लें और सिर्फ मुंह में रखें और सिर्फ छोड़ दें तो भी क्या होगी, कोई बेवकूफ थोड़ी ना बस मुंह में लेके फेंक देगा, तो पूरा खींचते हैं लोग, क्या सिर्फ नहीं मतलब देखे होगे मनीष, देखे हो ना, देखे भी नहीं हो किसी को, आंख मूंद के करते हैं सर अब। हाँ 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 भाप लेते हैं ना, तो वो तो अच्छा है ना बेटा, उसमें हाँ उसमें डस्ट नहीं है, प्लस वो फॉरेन पार्टिकल कहाँ है, वो तो भैया वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर है, वो तो सूथिंग इफेक्ट देता है। और ब्लड वेसल नहीं नहीं, वो अब एकदम गरम गरम ऐसे करके एकदम गरम गरम धुआं निकल रहा है, नाक को एकदम टिका दोगे तो पूरा जल जाएगा। वही नॉर्मल तरीके से देते हैं अपन भाव, उससे क्लियर होता है ना, पाथवे क्लियर होता है। ब्रोंकाइटिस बताया ना बेटा, किसी भी कारण से होता है, खाली स्मोकिंग से नहीं होता है। डस्ट पार्टिकल चला गया, उसकी एलर्जी से ब्रोंकाइटिस हो गया, समझ आ रहा बात, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया उससे ब्रोंकाइटिस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उससे ब्रोंकाइटिस हो गया, बहुत सारे कारण है। कफ डिपोजिशन क्यों होता है, ड्यू टू फॉरेन पार्टिकल। वो फॉरेन पार्टिकल कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है, एक्सेसिव हीटिंग हो सकता है, एक्सेसिव कोल्ड हो सकता है, समझ आ रहा है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, समझ आ गया, किसी भी कारण से इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट लिखोगे, डिप्सनिया, ये कभी कभी आप लोग क्वेश्चन देखोगे, ये 2-3 वर्ड है, लिख लो। अलग अलग लिखना, एक साथ मत लिखना। चलिए लिखेंगे, डिप्सनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिप्सनिया का क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हाइपोक्सिया, हाँ लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। एस्फेक्सिया, स्टेट ऑफ सफोकेशन ड्यू टू, एस्फेक्सिया में क्या लिखोगे,
state of suffocation due to increased CO2 or decreased O2 concentration. State of suffocation due to increased CO2 and decreased O2 concentration. बोलो समझ आया बात? Dyspnea is difficulty in breathing. Hypoxia is low oxygen supply to tissues, and asphyxia is state of suffocation due to increased CO2 or decreased O2. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, लिखेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ HB कंबाइन विथ one molecule of HB combine with 4 molecule of CO gas. CO carbon monoxide gas. CO gas, that is carbon monoxide gas. Its color is cherry red. Cherry red color. Cherry red मालूम है? चेरी खाए हो? मैं हिमाचल गया था तो बहुत चेरी खाया था, एकदम लाल लाल. हाँ, ब्लड का कलर चेंज हो जाता. अरे जैसे अभी कोई दबा दिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई, ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई, समझ आया बात? उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं. चलो हो गया. देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड की ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी होती है बाइंड होने की. समझ आ रहा बात? एफिनिटी होती है बाइंड होने की. और ये ज़्यादातर रिवर्स नहीं होता है. बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए, कई लोग मर जाते हैं. जैसे एक कमरे में आग जला दिए और धुआं भर गया वहाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा. अब ले रहे हैं रात को धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं. ऑक्सीजन की कमी से ऐसे भी ब्रेन थोड़ा सा स्लो डाउन होता है एक्टिविटी, धीरे धीरे नींद में ही नींद में ही निकल जाते हैं बेटे लोग. हाँ, कई लोग ठंड के समय में कई लोग क्या करते हैं, आग जला के सो जाते हैं, लेकिन खिड़की को बंद कर देते हैं. खिड़की पूरा एयर टाइट बंद कर देते हैं, बाहर से ठंडी हवा ना आए. इस चक्कर में कई फैमिली नहीं पड़ जाते हैं. कभी सुने वैसा? पेपर तो पढ़ते नहीं होगे ना, रील्स से समय नहीं मिलता है आजकल. रील्स से समय मिलेगा तब तो न्यूज पढ़ोगे या सुनोगे. चलो नेक्स्ट लिखेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ. RQ जो रहता है, CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम. जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, कितना ऑक्सीजन यूज करते हैं इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस में? बताओ. एक. कितना ऑक्सीजन यूज करते हैं? 6 ऑक्सीजन यूज करते हैं. कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? कितना वाटर? छोड़ो उसको, हमको कोई मतलब नहीं उससे. कार्बन डाइऑक्साइड कितना इवॉल्व हुआ? 6 CO2 इवॉल्व. कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ? 6. वैल्यू दैट इज फॉर कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का इसलिए RQ का वैल्यू 1 आता है. समझ आया? वैसे ही लिखेंगे RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन 0.9 and for fat 0.7. RQ value for protein is 0.9 and for fat is RQ ब्रैकेट में फैट 0.7, RQ ब्रैकेट में प्रोटीन इक्वल्स टू 0.9. फॉर ऑर्गेनिक एसिड 1.3 और 1.4. समझ आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ?
आर क्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट कितना हुआ 1, आर क्यू फॉर प्रोटीन 0.9, आर क्यू फॉर फैट 0.7, आर क्यू फॉर ऑर्गेनिक एसिड 1.3 और 1.4, आर क्यू वैल्यू फॉर एनारोब्स, आर क्यू वैल्यू फॉर एनारोब्स, O2 क्या होगा, अरे एनारोबिक्स में O2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, तो आर क्यू वैल्यू फॉर एनारोब्स इज इंफिनिटी। समझ आया कैसे? आर क्यू वैल्यू है बेटा, वो एक कैलकुलेटिव वैल्यू है बस, ठीक है, कि वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकाल रहा है, कितना ले रहा है, उसका वैल्यू है, डिटर्मिनेशन है बस, ठीक है। इन्फ्लामेशन कॉज्ड स्वेलिंग, swelling is the reason of inflammation, and inflammation caused swelling, ठीक है। इन्फ्लामेशन के अंदर में 5 स्टेप होते हैं, उन 5 स्टेप में से एक स्टेप स्वेलिंग का होता है, जो हमको दिखता है, विजिबल होता है, इसलिए हम स्वेलिंग बोलते हैं, बट इन्फ्लामेशन में और भी प्रोसेस होता है, इन्फ्लामेशन के कारण होता है ज्यादातर। हाँ हाँ, प्लाज्मा से वाटर मूव करता है, प्लस प्लाज्मा में जो भी आयंस है वो भी मूव करेगा, प्लस WBCs भी वहां पर आएंगे, ठीक है। हीटिंग भी होती है, गर्म हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज, बेटा जैसे रप्चर होगा, अब वो काम का नहीं है, वो टिश्यू, ब्लड वेसल भी तो फटता है, ब्लड वेसल फटता है तो ब्लड क्लॉट वहां बनेगा, अब उस क्लॉट को हटाने के लिए भी WBC चाहिए। कलर चेंज हो जाता है, जो एकदम गोरे लोग होते हैं, हल्का सा कुछ हुआ तो एकदम लाल पड़ जाता है, देखियोगे आप, रेड हॉट, छुओगे तो गर्म रहता है तुरंत ना, ऐसे नहीं 4 दिन बाद छू रहे हैं, सर तो बोले थे गर्म है, तो नॉर्मल है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीटिंग बढ़ जाती है। टेम्परेचर बेटा वहां पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जब होता है तो बहुत सारे सेल्स का प्रोसेस चालू हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा सेल्स का प्रोसेस होगा, वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस एरिया का बढ़ गया, उससे कि सेल्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ATP बनेगा, तो उससे टेम्परेचर भी बढ़ता है। चलो हो गया क्या, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, पहला मेन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन, हाँ एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ, सेकेंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है वाटर, क्यों वाटर कैसे बाहर निकलेगा, स्वेट के फॉर्म, वाह, क्या नाक से स्वेटिंग होती है, वाटर वेपर बेटा, वेपर अलग है, स्वेटिंग अलग है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर सांस बाहर छोड़ेंगे तो वाटर वेपर कैसे, ठंड के समय, अभी बरसात का समय, आईना के सामने जाना, फिर उसके बाद आप लोग ऐसा दिल बनाते हो, फिर उसके बाद ऐसे किए, ऊपर अपना नाम लिखे, नीचे भी अपना नाम लिख लोगे, करते ना सब, बचपन में करते थे ना, ऐसे किया आईना में, फिर उसके बाद फिर ऐसा, अब थोड़ा सा बचपना रहता है, दिल बनाए, अब बाथरूम में आईना है और अकेले हैं बाथरूम में, तो अब फिर नाम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद पानी मार दिया उसके ऊपर, हटा भैया पापा आएंगे, मम्मी आ जाएगी, किसका नाम है रे, कौन कौन किया हाथ उठा, देखो ईमानदारी से यार, उसमें क्या है, मतलब किसी का नाम नहीं लिखना, मतलब ऐसे बनाए हैं दिल विल, कुछ नाम वाम लिखे होंगे, कितने लोग ऐसा किए, करते हैं ना सब, एक दूसरे को देख के क्यों आप लोग रेस्पॉन्स देते हो, आप लोग किए हो तो किया हो, कोई आप लोग, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ किसी को मारपीट किए हो क्या, ऐसा करते हैं यार आज भी,
तो इसका मतलब क्या है, हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो वाटर वेपर बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। समझ आ गया बात? देन नेक्स्ट लिखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जल्दी करो, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड फोर्थ करेंगे मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर and return of blood and lymph, return of blood and lymph, return, return, सामान रिटर्न करते हो वाला रिटर्न, कपड़े भी रिटर्न करते हो, रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, रिटर्न कहाँ, हार्ट के तरफ। जब हम सांस लेते हैं तो एब्डोमेन क्या होता है, छू के अंदर बाहर होता है, ठीक है, तो अंदर बाहर होता है ना, तो ये एब्डोमेन मतलब ये वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ पर एक लिम्फ का एक स्वेलिंग एरिया वाला होता है, समझा, काइली बोलते हैं, खैर छोड़ो। तो एक लिम्फ का एक लार्ज स्वेलन लिम्फेटिक वेसल होता है, यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल यहाँ पर स्वेलन होता है एब्डोमेन के अंदर इस एरिया में, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं ना तो वो लिम्फ ऐसे कंप्रेस होता है, तो वो जो ऐसा फुला हुआ एरिया है वो ऐसे ऐसे दबता है सांस लेने छोड़ने, जब दबता है तो लिम्फ ऊपर की तरफ चढ़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी। प्लस इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके जाता है हार्ट के नीचे से, पूरा का पूरा जो वीनस ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऊपर की ओर जाता है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे जाएगा। हम जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ये एब्डोमेन एसएस होता है, तो जो हाँ एसएस होता है, तो उससे क्या होता है, अभी बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में, तो क्या होगा, प्रेशर जब आएगा तो ब्लड वेसल ऐसे दबता है, तो धीरे धीरे ऊपर ऐसे जाता है। समझ आ रहा बात? ठीक है, चलो।